धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। कोर्ट संबंधित खबरों का ताजा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो गया हूं। आज के बुलेटिन में 11 अहम खबरें जिनसे आपको रूबरू कराने जा रहा हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारी एक छोटी सी अपील है थारे से जी। अगर आपको लगे कि स्वतंत्र पत्रकारिता के क्षेत्र में धाकड़ खबर अपनी जरा सी भी भूमिका निभा रहा हो, माड़ी मोटी सी जो भी लगे, तो उसके हिसाब से हमारी माड़ी मोटी सी मदद, आर्थिक यानी कि पैसे वाली मदद कर सकें। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, वहाँ पे क्लिक करेंगे, सामने पेज खुल जाएगा। एटीएम, पेटीएम, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के जरिए वहाँ पे आप लोग हमारी मदद कर सकते हैं। और इसके अलावा आप लोग जो डिस्प्ले पर नंबर दिखाया जा रहा है उस पर फ़ोन पे या पेटीएम करके हमारी मदद कर सकें। इब्जा चलते हैं पहली खबर की तरफ। तो पहली खबर जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं वो काफ़ी महत्वपूर्ण खबर है। जैसा मैंने आपसे पहले भी कई बार कमिटमेंट की, हम लोग कोशिश करते हैं लखनऊ की विशेष सीबीआई अदालत में चल रही सुनवाई पर। लखनऊ की विशेष सीबीआई अदालत में बाबरी मस्जिद तोड़ने के मामले की सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन पर यह पूरा कामकाज सुनवाई वाला चल रहा है और 31 अगस्त तक इस पूरे मामले में फैसला आना है। आपको पता है इस मामले में लाल कृष्ण आडवाणी, उमा भारती, कल्याण सिंह, विनय कटियार और बहुत सारे, मुरली मनोहर जोशी, तमाम जैसे बड़े नेता, करीब 32 आरोपी ऐसे हैं जो आरोपी हैं। इसके अलावा एक भीड़ तो है ही है। तो उनके खिलाफ अब फिलहाल गवाही का दौर चल रहा है यहाँ। तो उसमें कई सारे लोग गवाही पे आ रहे हैं, कई सारे लोग नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे में अब लाल कृष्ण आडवाणी क्या कह रहे हैं वो थोड़ा सुन लीजिए। कह रहे हैं माई बाप मैं तो नहीं आ सकता जी, मान लो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का ज़माना है, या बता दो मैं यहीं बैठे बैठे अपने घर पे मोबाइल के सामने बैठ जाऊंगा, कंप्यूटर के सामने बैठ जाऊंगा, कैमरा हमारा जो असिस्टेंट है वो ऑन कर देगा और आप लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मेरा जो बयान दर्ज करवाना है वो करवा लो। यानी कि कोर्ट जाने तक की फुर्सत नहीं है। आधार क्या बना रहे हैं साहब, बुजुर्ग हूँ, कोरोना चल रहा है, ऐसे में आऊँगा जाऊँगा, दिक्कत होगी, 4 लोगों के साथ जाना पड़ेगा, 4 लोगों के साथ आना पड़ेगा, कोर्ट में जाके खड़ा होना पड़ेगा। लेकिन आप आइडिया ये लगाइए कि किस चीज़ का आधार बनाकर कोर्ट में पेश होने से बचा जा रहा है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अच्छी खबर है, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट से सिर्फ हमारे पास ऐसी डिटेल है, हो सकता है और हाईकोर्ट्स भी इस तरीके का कर रही हों। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि जो लोग अदालत की सुनवाई में हिस्सा लेना चाहते हैं, लोग, वकील नहीं जी, आम आदमी जो है वो हिस्सा लेना चाहते हैं, तो वो हिस्सा ले सकते हैं। उसके लिए उन्हें करना क्या होगा? जो हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल हैं जिनका नाम है मनोज जैन, उन्होंने कहा एक दिन पहले जो सुनवाई होनी है उससे ठीक एक दिन पहले कोई भी शख्स फ़ोन करके कोर्ट मास्टर से जो है इस चीज़ की जानकारी ले सकता है, उन्हें जानकारी दे सकता है कि कैसे वो जो है कोर्ट की सुनवाई में शामिल हो सकता है। फ़िलहाल ये सिलसिला शुरू किया गया है दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर। दिल्ली में बता दें 7 ज़िला अदालतें भी हैं, वहाँ पर ये सिलसिला शुरू नहीं किया गया है। ओपन कोर्ट की तरह लोग जो हैं यहाँ शामिल हो सकते हैं। पहले ओपन कोर्ट में लोग चले जाते थे, वहाँ पे सुनवाई में हिस्सा लेते थे, लेकिन जब से लॉकडाउन लागू हुआ तब से तो वकील ही नहीं जा पा रहे जी अदालत के भीतर, वही अपने घर में मोबाइल पे बैठ बैठ के बातें कर रहे। और वकील की बात करी तो वकील से जुड़ा हुआ एक मामला भी आ गया। ये देख लो आजकल जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई हो रही है तो वकील भी अजीबोगरीब हरकत कर रहे हैं। कोई तो टी-शर्ट पहन के बैठ जाता है, कोई हाफ पैंट पहन के बैठ जाता है, कोई लेट के क्या नाम है मोबाइल को लेके बैठा है, उससे सुनवाई कर रहा है। तो जज साहिबान ने कहा भैया अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई हो रही है केसों की तो कम से कम शिष्टाचार का तो ख्याल रखो। लगे तो यार वकील हो, लगे तो हम के जज हैं, ये थोड़ी के घर पे बैठे तो कहीं भी किसी कोने में बैठ गए और अपना लेटे तो लेट के ही बात कर रहे। तो ये टिप्पणी की है दिल्ली हाई कोर्ट के जो जज हैं और उन्होंने इस पर ऐतराज़ जताया, नाराज़गी जताई। जस्टिस एस रविंदर भट्ट की बेंच ने ये कहा है। ऐसा एक मामला राजस्थान हाई कोर्ट से आया था, जब एक वकील टी-शर्ट पहन के आ गया तो जज साहब ने कहा भैया एक काम कर, मोबाइल बंद कर और हम सुनवाई नहीं करते, अगली तारीख पर आइयो। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। कोरोना के शक में दिव्यांग महिला का इलाज नहीं करने वाले हॉस्पिटल की जांच होगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को ये निर्देश जारी किया है। बता दें 34 साल की ये महिला है जो दिव्यांग है, या नरेंद्र मोदी की भाषा में उससे पहले तो विकलांग ही बोलते थे ना जी हम, तो दिव्यांग महिला है। ये बताया जा रहा है कि इसकी मां की कोरोना से मौत हो गई 14 जून को। उसके बाद इसे भी फीवर आया तो इसके पिता इसको लेके हॉस्पिटल में गए। हॉस्पिटल वाले ने कहा ना जी हमारे पास तो बेड ही ना, हम इसे क्यों कर भर्ती कर लें, हम तो न रख पाएंगे, क्योंकि उसके पास हिस्ट्री थी। पूछा उनने क्या हुआ कैसे हुआ, उन्होंने कहा जी इसकी तो माँ जो है कोरोना से मर गई। तो उसे भर्ती नहीं किया और बहाना बना के उसको कहा कि कहीं और लेके चली जाइए। इसके बाद ये परिवार पहुंच गया दिल्ली हाईकोर्ट, उसने वहाँ पे पिटीशन दाखिल की और दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले को गंभीरता से लिया और दिल्ली सरकार से कौन सा हॉस्पिटल है वो उसके खिलाफ देख लीजिए जांच का आदेश दिया है। चाणक्यपुरी में ये हॉस्पिटल है जिसका नाम बताया जाता है प्राइमस
सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है ये, इसके खिलाफ ये जांच का आदेश दिया है। देखेंगे विकलांग का नाम दिव्यांग हो जाने से क्या सरकार जो है ज़्यादा इस मामले में कोई जांच करेगी या नहीं करेगी, या सिर्फ नाम बदल के नाम मंत्री बने हुए हैं। मुझे अच्छा लगता है, पार्लियामेंट में एक बार बहस कर रहे थे गुलाम नबी आज़ाद, तो उन्होंने कहा कि आप चेंज मेकर नहीं हैं, आप गेम चेंजर नहीं हैं, आप नेम चेंजर हैं। आपने हमारी जितनी भी योजनाएं थी उठा के उनका नाम बदल दिया। आपको तो पता ही है, जैसे पहले आधार को गालियां दे रहे थे, फिर आधार लागू कर रहे, पहले मनरेगा को गालियां दे रहे थे, फिर मनरेगा लागू कर रहे हैं। जी इससे तो मजदूरों को काम देंगे, काम के भीतर ही। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। पीएम केयर्स फंड के लिए वेतन काटने पर सुनवाई करने से कोर्ट ने इनकार कर दिया। बड़ा दिलचस्प मामला है, ऐसे भी लोग होने चाहिए, पर ऐसे जियाले बहुत कम पैदा होते हैं कि आंख में आंख डाल के पूछ सकें, हाँ भाई मेरे से पूछे बगैर मेरा वेतन कैसे काट लिया। दिल्ली यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ ये मामला आ रहा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपने तमाम टीचर्स का एक दिन का वेतन यानी कि सैलरी काट ली और पीएम केयर्स फंड में जमा करा दी। इस फैसले के खिलाफ एक टीचर हाईकोर्ट पहुंच गए। उन्होंने कहा साहब हमें कोई जानकारी नहीं दी गई, ना ही प्रचार के माध्यम से हमें बताया गया कि हमारा ऐसे पैसा काटा गया है। टीचर का नाम है श्रीकांत गुप्ता और उन्होंने पिटीशन दाखिल करके दिल्ली यूनिवर्सिटी पर कार्रवाई करने की मांग की कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने उनकी मर्जी के बगैर आखिर ये पैसा काट कैसे लिया। अब बताइए, प्रधानमंत्री के खाते में पैसा गया। टीचर के जज्बे को देखिए, इसे कहते हैं लड़ने वाले लोग बहुत कम खड़े होते हैं। नहीं लोग तो अरे साहब पता चला प्रधानमंत्री के खाते में पैसा भेजा दिल्ली यूनिवर्सिटी ने, मैं जाके कोर्ट में पिटीशन करूँगा। अरे आगे पता चला मेरी पूरी तनख्वाह मिलनी बंद हो जा, कभी इब्जा तो एक ही दिन की कटी। तो इस पर वो गए, लेकिन कोर्ट ने सुनवाई करने से मना कर दिया और कहा कि देखिए इस कोरोना के दौर में अगर आपकी एक दिन की तनख्वाह काट के पीएम केयर्स फंड में जमा करा दी गई तो इसमें गलत क्या है, वो तो लोगों के काम आएगा पैसा। अब बता तो रहे ना जी वो पैसा कहाँ काम आएगा, पर कोर्ट कह रही तो मान ले। साथ ही इन्होंने कोर्ट ने कहा कि आप इससे कैसे इनकार कर सकते हो, इंटरनेट का ज़माना है, किसी ने किसी तो बता ही दिया होगा आपको, आपके साथी ने बता दिया होगा कि यूनिवर्सिटी पैसा काट के प्रधानमंत्री केयर फंड में जमा करवा रही है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। मरकज़ में शामिल हुए 7 विदेशी जमाती पहुँचे हैं सुप्रीम कोर्ट। क्यों पहुँचे हैं थोड़ा सा वो समझ लीजिए। इन सभी ने कहा है कि हमारे जो पासपोर्ट हैं उनको ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया है, जिसके बारे में हमें कुछ समय रहते तो जानकारी दी नहीं गई है। तो ऐसे में हमारे जो पासपोर्ट हैं उनको बहाल किया जाए, हमें हमारे देश भेजने की व्यवस्था की जाए और हमारे खिलाफ जो भी मामले हैं वो सब मामले रद्द किए जाएं। इन्होंने इस तरीके की ये मांग की है। दिल्ली हाई कोर्ट में पिटीशन इन्होंने दाखिल करी है। इसमें बताया जा रहा है थाईलैंड के हैं 2, केन्या, माले और इसी तरीके से मोरक्को, ट्यूनेशिया और मलेशिया का है 1। इस तरीके से मिला के 7 आदमी हो जाते हैं। ये 7 तो पहुँचे हैं। इनका कहना है 2 अप्रैल 2020 को गृह मंत्रालय ने पहली बार 960 विदेशियों के पासपोर्ट ब्लैक लिस्टेड कर दिए साहब। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हुए 4 जून को 2500 के कर दिए ब्लैक लिस्टेड। और इसके बारे में समय रहते ना तो उन्हें कोई नोटिस दिया गया। भाई नोटिस दे के जवाब तो पूछते, भाई तुम यहाँ आए क्यों, कर कैसे घूम रहे थे, क्या कर रहे थे तुम यहाँ, कैसा वीज़ा लेके आए थे, और यहाँ कर कह रहे थे, कोई जवाब तो पूछते, जवाब तो पूछा ना। तो उन्होंने कहा ना तो हमारे से पूछा गया और ना हमारे से कोई बात की गई और सीधा हमारे खिलाफ इस तरीके का एक्शन ले लिया गया। ये जो भारत का संविधान है आर्टिकल 21 उसके खिलाफ जाता है, उसका उल्लंघन करता है। इसलिए हम मांग करते हैं हमारे पासपोर्ट बहाल किए जाएँ, हमें हमारे देश वापस भेजा जाए और हमारे जाने का जो राह है वो हमवार की जाए। अब इसमें कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है। देखते हैं वो अब क्या जवाब लेके आएंगे और उसके बाद जो कोर्ट है वो इस मामले में क्या करेगा। छठी खबर काफ़ी महत्वपूर्ण है। कोयला आपको याद होगा, कोयला आवंटन घोटाला, इसी को लेकर 2G घोटाला खूब हल्ला मचाया गया था 2012-13 में। आज तक कुछ निकल के तो आया ना जी। यही तो है वो आडंबर करके, अरे देखो ये जा रहा गाय काट रहा था, बीड़ाई मार दी उसको, अरे देखो ये जा रहा था जी बच्चा चुरा के, बीड़ाई मार दी उसको। क्रिएट करने में देखो जी गणेश जी दूध पी रहे, यहाँ से अमेरिका तक गणेश जी दूध पी रहे थे जी। कमाल है ना, वो जानते हैं कैसे चीज़ों को किया जाता है। तो कोयला नीलामी में केंद्र के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है झारखंड सरकार। आपको पता है झारखंड में इस वक्त जो है शिबू सोरेन के बेटे हेमंत सोरेन सरकार चलाते हैं। कांग्रेस और आरजेडी जो है वो सत्ता में शामिल है। बीजेपी वहाँ से उखड़ गया, वहाँ का जो मुख्यमंत्री था बीजेपी का रघुवर दास, वो अपनी सीट भी नहीं जिता पाया। तो मोदी सरकार के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुँचे हैं और इन्होंने कहा है कि ये फैसला सरकार द्वारा जो लिया गया है वो गलत फैसला है और उसकी ऑनलाइन जो नीलामी का फैसला लिया गया है उससे लगता नहीं है कि जो रेवेन्यू जनरेट होगा, जो पैसा बनेगा
वो सही तरीके से बन पाएगा, उससे रेवेन्यू का तगड़ा नुकसान होगा। और इसमें ना तो आदिवासियों का ख्याल रखा गया है और ना ही वहाँ पे जो वन संपदा है उसका ख्याल रखा गया, उसके नियमों का भी कोई पालन नहीं किया गया है कोयले की नीलामी के मामले में। इसलिए एडवोकेट जनरल हैं राजीव रंजन झारखंड के, उन्होंने पिटीशन दाखिल की है। बता दें आपको, अभी हाल फिलहाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया था कि 41 खदानों का जो कोयला खदान है उनका ऑनलाइन आवंटन किया जाएगा, नीलामी उनकी की जाएगी और उसके बाद भारत आत्मनिर्भर भारत बनने की तरफ आगे बढ़ जाएगा जी। इबलोना बढ़ रहा था, 70 बरस में आत्मनिर्भर भी ना हुए हैं। इब्जा तो होना चाहिए था कि दूसरों का वोट उठा लेते, लेकिन हो क्या रहा कि 70 बरस में अब अपने लिए आत्मनिर्भर बनने की बात कर रहे हैं, पड़ोसी का ना वोट उठा रहे। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। एनसीआर में रहकर दिल्ली में ड्यूटी क्यों नहीं कर सकते हैं पैरामिलिट्री जवान? ये काफ़ी महत्वपूर्ण खबर है, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि दिल्ली में ड्यूटी करने वाला पैरामिलिट्री का जवान एनसीआर में क्यों नहीं रह सकता है। ये मामला पहुंचा है कोर्ट में और इस पर कोर्ट ने क्या कहा वो थोड़ा गंभीरता से सुनिए। कोर्ट कहता है जब नेशनल कैपिटल रीजन यानी कि एनसीआर एक्ट 1985 में बन चुका है और उसके मुताबिक हरियाणा के 2 जिले, हरियाणा में गुड़गांव और फरीदाबाद, उत्तर प्रदेश के 2 जिले यानी कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा जिसका असली नाम गौतम बुद्ध नगर है और गाज़ियाबाद, ये ज़िले आते हैं और यहाँ रहने वाले आम आदमी यहाँ आपस में आ जा सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा पैरामिलिट्री जवान के मामले में क्यों नहीं किया जा सकता है? CISF का एक जवान है पैरामिलिट्री का, वो गाज़ियाबाद में रहता था पहले, फिर उसका ट्रांसफ़र हो गया दिल्ली में। उसे कहा गया भैया यहाँ से घर खाली कर, अब जब तेरा ट्रांसफ़र वहाँ हो गया तो वहाँ जाकर अपना घर ढूंढियो। उसने कहा मैं तो नहीं जाता जी, जब और लोग भी यहाँ रह के काम कर रहे हैं तो मुझे क्यों भेजा जा रहा। तो इसके खिलाफ कोर्ट पहुँच गया, उसने पिटीशन दाखिल की। अब कोर्ट ने ये तमाम बातें कही हैं कि वो आखिर क्यों नहीं कर सकता है जब एनसीआर एक्ट 1985 बना हुआ है, उसके मुताबिक ये तमाम सहूलतें उसको मिलनी चाहिए, तो क्यों नहीं रहा जा रहा है। ये सरकारों से सवाल पूछा है। अब सरकारें जो हैं इस मामले में अपना क्या जवाब देंगी, जब हमारे सामने आएगा तो हम भी आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये फैसला नज़ीर बनेगा दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस राजीव साय एंडलो और जस्टिस आशा मेनन की बेंच के सामने ये मामला पहुंचा हुआ है। काफ़ी महत्वपूर्ण खबर आपके सामने रखने जा रहा हूँ, एक मामले को चुन चुन के ला रहे जी। मुस्लिम महिलाओं के गुजारे भत्ते की सुनवाई कौन करेगा और कौन नहीं करेगा, यानी कि कौन सी कोर्ट करेगी या कौन सी कोर्ट नहीं करेगी, इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच करेगी साहब। लार्जर बेंच के पास चला गया मामला, कैसे कैसे पहुंचा वो थोड़ा सा देख लीजिए। महिला है राजस्थान की एक, वो पहुंची हाई कोर्ट और उसने कहा कि मुझे गुजारा भत्ता चाहिए और इस मामले में सुनवाई की जाए। हाई कोर्ट ने कहा कि फैमिली कोर्ट आपके गुजारा भत्ते की सुनवाई कर नहीं सकती, आप तो मजिस्ट्रेट कोर्ट में जाओ। उसने कहा ना जी मैं तो फैमिली कोर्ट में ही जाऊँगी। अब हाई कोर्ट से जब उसे राहत नहीं मिली तो सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट में भी 2 जजों ने इस पर जो है अपना सुनवाई की, डबल बेंच ने सुनवाई की। सिंगल बेंच शुरू की गई है लेकिन वो सिर्फ मुकदमे ट्रांसफ़र करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में फ़िलहाल शुरू की गई। अब एक जज ने कुछ राय दी, एक जज ने कुछ राय दी, तो उसके बाद जब मामला फंस गया तो ये तय हुआ भाई ऐसा है तुम दोनों जो है ना अपनी बात तो रख लो अपने पास और इस मामले को भेज दो बड़ी बेंच के पास। बड़ी बेंच में 3 जज हों कि 5 जज हों, वो आगे सुने और सुनने के बाद इस मामले में तय करें कि मुस्लिम महिलाओं का जो गुजारे भत्ते का मामला है क्या उसको फैमिली कोर्ट में सुना जाएगा या मजिस्ट्रेट उसको सुनेगा। कौन कौन जज साहिबान थी इसमें सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उन्होंने क्या क्या कहा वो थोड़ा सा आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। जस्टिस आर भानुमति ने कहा कि फैमिली कोर्ट इसलिए तलाकशुदा मुस्लिम महिला के भत्ते पर सुनवाई, गुजारा भत्ते पर सुनवाई नहीं कर सकती है क्योंकि 1986 का जो मुस्लिम महिला संरक्षण एक्ट है वो उसकी धारा 3 और 4 इस बात की इजाज़त ही नहीं देती। वो कहती है फैमिली कोर्ट में जा ही नहीं सकते। अब फैमिली कोर्ट में जब जा ही नहीं सकते तो फैमिली कोर्ट में जब अर्जी नहीं दे सकते तो फैमिली कोर्ट सुनवाई कैसे करेगी, इसलिए मजिस्ट्रेट के पास ही जाने का उसके पास विकल्प है। जबकि दूसरी जो जस्टिस थी इंदिरा बनर्जी, उन्होंने इससे एक अलग राय दी। दोनों जजों की राय अलग आई, मामला जो है फंस गया और कहा गया कि अब इसे ऊपरली बेंच को भेज दो। अब ऊपरली बेंच डिसाइड करेगी कि मुस्लिम जो तलाकशुदा महिलाएं हैं क्या उनको गुजारा भत्ता मिलना चाहिए। उसके बाद उन्हें इद्दत भी करनी पड़ती है और उन्हें ज़िंदगी भी गुजारनी पड़ती है, मिल सकता है कि नहीं मिल सकता। अभी तक के कॉन्सेप्ट के मुताबिक ये है इस्लाम में कि तलाक हुआ, तलाक के बाद वो मेहर होता है वो महिला को अदा कर दिया जाता है और उसके बाद आगे का कोई भी गुजारा भत्ता उसको नहीं दिया जाता है, या दिया जाता है तो फैमिली कोर्ट में नहीं जाएगा, मजिस्ट्रेट की कोर्ट में जाएगा। ऐसा भी कुछ जो भी है
ये मामला जैसे जैसे आगे बढ़ेगा इस पर नज़र बनाए रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये उसी क्रम में है। पहले ट्रिपल तलाक का मामला आया, फिर आया कि महिलाओं की खतना की जाती है, फिर उसके बाद आया कि साहब इनके यहाँ तो हलाला किया जाता है, फिर उसके बाद आया कि साहब इनके यहाँ तो बहु विवाह यानी कि एक से ज़्यादा विवाह किए जाते हैं। तो चुन चुन के चीज़ें लाई जा रही हैं, उसी क्रम में ये भी एक चीज़ है। अब उभर के कहाँ तक पहुँचेगी। ऐसे एक मामला आपको याद आया होगा कि मुस्लिम लड़की है तो उसे तो कह दो जी 16 साल में जवान है। अब भाई लड़कियाँ भी हिंदू और मुसलमान के हिसाब से जवान होंगी क्या भारत में? लड़की तो लड़की है या लड़का तो लड़का है। या मुसलमानों की लड़की है वो पहले जवान हो जाएगी, हिंदू की लड़की है बाद में जवान होगी। कमाल की चीज़ पहुंचाई जाती है। समझिएगा, सोचिएगा। नहीं सोचते तो बिरयानी खाइए, चादर ओढ़ के सो जाइए, इससे ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। मोहम्मद अदी भागे हैं टीवी लॉन्च करने के लिए ठेका लेकर। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। एग्जाम देने के लिए ब्लाइंड स्टूडेंट्स को 2 लाख रुपए उपलब्ध कराए, मुहैया कराए दिल्ली यूनिवर्सिटी। काफ़ी महत्वपूर्ण फैसला है दिल्ली यूनिवर्सिटी का। फिर मैं कहता हूँ ना, जिन्हें लड़ना आता है अपने हक के लिए वो लोग लड़ सकते हैं। उसके लिए आंखें नहीं चाहिए, उसके लिए दिमाग चाहिए। दिमाग से अंधा नहीं होना चाहिए आदमी। खैर, फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं इनको लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि ये ऑनलाइन बुक एग्ज़ाम में बैठें, इनको बैठने दिया जाए सीधे सीधे। और इसके लिए जो भी इन्हें बुक्स चाहिए, जो भी इक्विपमेंट चाहिए, उसके लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी हर छात्र को 2 लाख रुपए उपलब्ध कराए। ऐसा करके दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी को ये आदेश दिया है। जस्टिस राजीव साय एंड लो और जस्टिस आशा मेनन की बेंच ने ये फैसला सुनाया। साथ ही कहा है कि इसके बाद जब अगले चरण का जब एग्ज़ाम होगा, ओपन बुक एग्ज़ाम, उसमें भी इन छात्रों को बैठने दिया जाए। अगर ये लोग चाहें, इनमें से कुछ ऐसे हो जी मैं तो अपने नंबर बढ़ाना चाहता हूँ जी, यानी कि अपने अंक बढ़ाना चाहता हूँ, तो इन्हें उस एग्ज़ाम में भी बैठने दिया जाए। और भले ही ये इस एग्ज़ाम में भी बैठ गए हों तो इनको इस तरीके से ये ना कहा जाए कि तुम तो पहले एग्ज़ाम में बैठ चुके हो और अगले एग्ज़ाम में नहीं बैठने दिया जाएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण फैसला है। अगली यानी कि 10वीं खबर का रुख कर लेते हैं। दिल्ली से भूकंप की योजना महज एक कागजी शेर है, ये कहना है दिल्ली हाई कोर्ट का। क्यों कहा है दिल्ली हाई कोर्ट ने? आजकल आपको पता होगा दिल्ली एनसीआर में कई बार भूकंप आ लिया, 10-15 बार आ लिया, कल भी आया था एक बार। तो उसके चलते एक साहब पूछे हाई कोर्ट, उन्होंने कहा साहब धड़ाधड़ भूकंप आ रहे, धनाधन भूकंप आ गया, कभी सुबह को आ जा कभी शाम को आ जा, पता चला भूकंप से घना ही नुकसान हो गया। तो कम से कम तुम ये तो पता लगाओ, ये जो दिल्ली सरकार बैठी है या जो दिल्ली में नगर निगम बैठे हैं, दिल्ली में साउथ नगर निगम बैठा है या डीडीए बैठा है या कितने डिपार्टमेंट बैठे हैं, इनके पास कोई तैयारी भी है कि भाई लोगों को वहीं मरा हुआ छोड़ देंगे? कुछ जुगाड़ इनके पास होगा ही नहीं। जैसे अब छोड़ दिया कोरोना के हाल में, अस्पताल नहीं है, बेड नहीं है, वह मीटिंग कर रहे हैं जी, टीवी पे खबर चल रही है जी, मीटिंग कर रहे हैं जी, मीटिंग कर रहे हैं जी। वो बंदर वाला काम हो रहा है जी, बंदर को राजा बना दिया जंगल का, और कुछ घटना हो गई, उसके पास सारे जानवर गए इकट्ठे होके, कहने लगे भैया ऐसा है कुछ कर। अब वो कभी इस डाल से उस डाल पे, इस डाल से उस डाल पे, इस डाल से उस डाल पे, बहुत देर हो गई, लोगों ने कहा भैया कुछ कर, कहने लगा मेरे करने में कुछ कमी है क्या? तो वही हाल मीडिया का हो रहा है। अब मीटिंगों का दौर चल रहा है। तो भूकंप से बचाव के लिए बनाई गई जितनी भी कार्य योजना है वो ज़मीनी स्तर पर यानी कि ज़मीनी स्तर पर आज तक उतर नहीं पाई हैं, ज़मीनी सतह पर कहीं नज़र नहीं आती हैं। उनको ज़मीनी सतह पर उतारने के लिए कुछ नहीं किया। इसको लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को, डीडीए को और बीजेपी शासित नगर निगमों को जमकर डांट पिलाई है और उनकी खिंचाई की है। जस्टिस डीएन पटेल और जस्टिस प्रतीक जालान की बेंच के सामने ये मामला पहुंचा और उन्होंने कहा कि ठीक है अब इस मामले की सुनवाई 8 जुलाई को करेंगे, तब तक आप कुछ अमली करके लाइए, यानी कि मतलब कुछ करके लाइए अमल तौर पे, और 25 ऐसी बिल्डिंगों का हमारे पास डाटा सामने पेश करिए कि जहाँ पे आपने ये तमाम चीज़ें लागू करा दी हों कि अगर भाई भूकंप आया तो हमने इन देखिए 25 बिल्डिंगों को बचाने के लिए ये कर दिया है, ये हमारे पास पूरी जो कार्य योजना थी हमने लागू करा दी है, लागू कर दी है, उस रिपोर्ट के साथ हमारे सामने पेश हुई है। आखिरी खबर सुप्रीम कोर्ट से आपके सामने रख रहा हूँ, काफ़ी महत्वपूर्ण खबर है। चीन को इंटरनेशनल कोर्ट में घसीटा जाए, उससे 600 लाख करोड़ रुपए का मुआवजा वसूला जाए, इसको लेकर एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी। मांग की गई थी कि सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार को यानी कि नरेंद्र मोदी सरकार को कहे कि वो चीन के खिलाफ चला जाए इंटरनेशनल कोर्ट। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा भैया हम तो ना सुनते इसको, अपने घर ले इस पिटीशन को और जा, ये हमारा काम नहीं है। तो पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया, उस पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है जी, और जज का तो विवेक हुआ है जी। एक मामले में जज ने कह दे कि घरवाली के साथ ज़बरदस्ती करना बलात्कार है, और एक मामले में कह दे भाई जा तो ये तेरा घरवाला ये है, अगर मान लो ये आ रहा है तो इसको कैसे कह सकती हो कि बलात्कार है। जज का विवेक है जी, कुछ भी कह सके। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने होऊंगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे नहीं इजाज़त।